आज हम लॉ का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो प्रैक्टिस और एग्जाम्स दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास कोई हक होता है या कोई प्रॉपर्टी होती है, लेकिन लोग उसे मानने से इनकार कर देते हैं। ऐसी सूरत में आप अदालत से क्या मांगते हैं? आप मांगते हैं एक पहचान या तस्दीक। इसे कानून की जुबान में डेक्लरेटरी डिक्री कहते हैं। आज हम सेक्शंस 42 और 43 को मुकम्मल डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। On the Specific Relief Act 1877. Before starting the lecture, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. Let's start. आज हम लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के चैप्टर 6 में दिया गया है। हमारा आज का फोकस है डेक्लरेटरी डिक्रीज, स्पेसिफिकली सेक्शन 42 एंड सेक्शन 43। सेक्शन 42, डिस्क्रीशन ऑफ कोर्ट एज टू डेक्लरेशन ऑफ स्टेटस और राइट। सिंपल अल्फाज में कहूं तो डेक्लरेशन का मतलब है किसी चीज का ऐलान करवाना। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास कोई लीगल हक होता है या कोई लीगल स्टेटस होता है, लेकिन कोई दूसरा बंदा उसे मान नहीं रहा होता या उसे चैलेंज कर रहा होता है। ऐसी सूरत में आप कोर्ट जाते हैं ताकि कोर्ट एक स्टैंप लगा दे कि हाँ, ये हक इसी का है। इसकी तीन मेन कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी है। एक, लीगल कैरेक्टर और राइट टू प्रॉपर्टी। आपके पास कोई लीगल स्टेटस होना चाहिए, जैसे कि आप किसी के लीगल वारिस हैं या किसी प्रॉपर्टी पर आपका हक होना चाहिए। दो, डिनायल बाय डिफेंडेंट। कोई दूसरा बंदा उस हक से इनकार कर रहा हो या आपको धमका रहा हो। तीन, द फर्दर रिलीफ रूल। ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है। अगर आप सिर्फ डिक्लेरेशन मांग रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ कोई और रिलीफ भी मांग सकते थे, जैसे प्रॉपर्टी का कब्जा या पोजेशन, और आपने नहीं मांगा, तो कोर्ट आपका केस डिसमिस कर देगी। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक घर मेरा है, लेकिन मेरा भाई कहता है कि ये उसका है। मैं कोर्ट जाकर कहता हूं, सर, डिक्लेयर करें कि ये मेरा है। अगर घर का कब्जा पहले से मेरे पास है तो सिर्फ डिक्लेरेशन काफ़ी है, लेकिन अगर कब्जा भाई के पास है तो मुझे डिक्लेरेशन प्लस पोजेशन दोनों मांगने होंगे। सिर्फ डिक्लेरेशन से काम नहीं चलेगा। सेक्शन 43, इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब कोर्ट ने फैसला सुना दिया तो वो किस किस पर लागू होगा? क्या वो पूरी दुनिया के लिए है? नहीं। सेक्शन 43 के मुताबिक ये डिक्री सिर्फ इन लोगों पर बाइंडिंग होगी जो लोग केस में शामिल थे, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट मींस पार्टीज टू द सूट। उनके बाद उनके वारिस या वो लोग जो उनसे वो प्रॉपर्टी लेते हैं मींस पर्सन्स क्लेमिंग थ्रू देम। इसे लॉ की जुबान में कहते हैं कि ये जजमेंट इन पर्सोनम है, ना कि जजमेंट इन रेम, जो पूरी दुनिया पर अप्लाई हो। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि ये सेक्शंस क्यों ज़रूरी हैं। ये असल में लोगों के राइट्स को सेटल करने के लिए होते हैं ताकि मुस्तकबिल में कोई झगड़ा ना हो। व्हाट इज़ अ डेक्लरेटरी डिक्री? चलिए अब हम अगले स्टेप पर चलते हैं। पहले हमने सेक्शंस को देखा, अब हम समझते हैं कि असल में डेक्लरेटरी डिक्री होती क्या है और इसे क्यों फाइल किया जाता है। चलें इस कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझते हैं। डेक्लरेटरी डिक्री क्या है? आसान अल्फाज में ये एक ऐसी डिक्री है जो किसी नए हक को पैदा नहीं करती, बल्कि जो हक पहले से मौजूद है सिर्फ उसे डिक्लेयर करती है। इसे लॉ की टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं कि ये सूट फॉर डिक्लेरेशन का नतीजा होती है, मींस आउटकम ऑफ अ सूट। हमारे कोर्ट्स में इसे दावाए इस्तिकरारिया कहा जाता है। इस्तिकरार का मतलब होता है किसी चीज को साबित या कायम करना। ये सूट क्यों फाइल किया जाता है? द वाई। आप कोर्ट तभी जाएंगे जब कोई मसला होगा। इस सूट को फाइल करने के लिए तीन चीजें होना जरूरी है। सबसे पहले, आपके पास कोई लीगल राइट यानी कानूनी हक होना चाहिए। मसलन आप किसी जमीन के मालिक हैं, कोई दूसरा बंदा उस हक से मानने से इनकार कर रहा हो, डिनाइंग। वो कहता है कि नहीं, ये तुम्हारा हक नहीं है। आप कोर्ट से दरखास्त करते हैं कि वो डिक्लेयर करें कि ये हक आप ही का है, ताकि बाकी सब लोग उसे कानूनन तस्लीम करें। प्रोसेस फ्लो चार्ट, समझने का आसान तरीका। अगर आप स्क्रीन पर फ्लो चार्ट देखें तो प्रोसेस कुछ इस तरह चलता है। स्टेप 1, आपका लीगल राइट पहले से मौजूद है। स्टेप 2, कोई उस राइट को डिनाय करता है या उसमें रुकावट डालता है। स्टेप 3, आप कोर्ट में सूट फॉर डिक्लेरेशन यानी दावा इस्तिकरारिया फाइल करते हैं। स्टेप 4, कोर्ट सबूत देखकर डिक्लेरेटरी डिक्री इशू कर देती है। एग्जाम्पल, फर्ज करें एक सरकारी रिकॉर्ड में गलती से आपका नाम गलत लिखा गया है, जिसकी वजह से आपको अपनी ही प्रॉपर्टी बेचने में मसला हो रहा है।
अब प्रॉपर्टी तो आपकी है, लेकिन रिकॉर्ड मना कर रहा है। आप कोर्ट जाएंगे और कहेंगे, सर, डिक्लेयर करें कि ये मैं ही हूं और ये प्रॉपर्टी मेरी है। कोर्ट जब डिक्री दे देगी तो वो रिकॉर्ड ठीक करना पड़ेगा। इसके अलावा क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको लीगल कैरेक्टर और राइट टू प्रॉपर्टी के दरमियान फर्क समझाऊं, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। सेक्शन 42, द एसेंशियल्स। अब हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के एक इंपॉर्टेंट सेक्शन 42 को डिटेल से डिस्कस करते हैं। इस सेक्शन को हम कहते हैं डिक्लेरेटरी डिक्री। आसान अल्फाज में कहूं तो जब आपको सिर्फ ये चाहिए कि कोर्ट पेपर वर्क पे ये लिख दे कि भाई ये बंदा इस प्रॉपर्टी का मालिक है या इस बंदे का ये स्टेटस है, तो हम सेक्शन 42 का सहारा लेते हैं। इसके 4 मेन एलिमेंट्स हैं जो आपको एग्जाम के लिए रट्टा मार लेने हैं। 1. हु कैन सू, केस कौन कर सकता है। हर कोई उठकर कोर्ट नहीं जा सकता। कोर्ट कहती है आपके पास दो में से एक चीज होनी चाहिए। लीगल कैरेक्टर, इसका मतलब है आपका स्टेटस। फॉर एग्जाम्पल, आप कोर्ट से डिक्लेयर करवाना चाहते हैं कि मैं फलां शख्स का लीगल वारिस यानी हेयर हूं, या मेरी शादी लीगल है। राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी, या फिर आप किसी प्रॉपर्टी, चाहे वो घर हो या गाड़ी, के मालिक हैं और आप चाहते हैं कि कोर्ट इस हक को कंफर्म करे। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। फर्ज करें एक पुराना घर है जो आपके दादा का था। अब आपका पड़ोसी हर जगह कह रहा है कि ये घर तो मेरा है। अभी उसने कब्जा नहीं किया, लेकिन वो आपका टाइटल यानी मालिकाना हक खराब कर रहा है। यहां आप सेक्शन 42 के तहत डिक्लेरेटरी सूट फाइल करेंगे। आप कोर्ट से कहेंगे, जनाब ये नेबल मेरे हक से इनकार यानी डिनाई कर रहा है, प्लीज एक डिक्री पास कर दें कि मैं ही असली मालिक हूं। इंपॉर्टेंट नोट, द प्रोविजो। एक बात हमेशा याद रखना, जो इस स्क्रीन पर मेंशन नहीं है लेकिन आपको बता रहा हूं। अगर आप सिर्फ डिक्लेरेशन मांग रहे हैं, लेकिन आपके पास मौका था कि आप पोजीशन भी मांगते और आपने नहीं मांगा, तो कोर्ट आपका केस डिसमिस कर देगी। कोर्ट कहती है कि अगर बात सिर्फ कागज तक नहीं है और घर का चाबी भी लेनी है, तो पूरा रिलीफ मांगो। व्हाट इज लीगल कैरेक्टर? डियर एस्पिरेंट्स, सेक्शन 42 के एसेंशियल्स में हमने एक टर्म पढ़ी थी, लीगल कैरेक्टर। अब हम इसको डिटेल में समझेंगे, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। आसान अल्फाज में लीगल कैरेक्टर क्या है? लीगल कैरेक्टर ये किसी भी शख्स का लीगल स्टेटस होता है लॉ की नज़र में। सिंपल वर्ड्स में, लॉ आपको किस हैसियत से पहचानता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आप खुद से क्लेम करें, बल्कि ये एक ऐसा राइट है जो लॉ ने आपको दिया है। एग्जाम्पल्स, इसे समझना क्यों ज़रूरी है? चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेजिटिमेसी, अगर कोई सवाल उठाए कि क्या आप अपने माँ बाप की लॉफुल औलाद हैं या नहीं, तो कोर्ट से लेजिटिमेसी का स्टेटस डिक्लेयर करवाना आपका लीगल कैरेक्टर क्लेम करना है। डेट ऑफ बर्थ, आपकी पैदाइश की तारीख सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपका लीगल स्टेटस डिटरमिन करती है। मसलन आप माइनर हैं या अडल्ट। ऑफिशियल नेम, लॉ की नज़र में आपकी पहचान आपका नाम है। स्टेटस एज ए लीगल हेयर, ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। जब किसी की डेथ होती है तो कोर्ट से ये डिक्लेयर करवाना कि मैं इस मरने वाले शख्स का कानूनी वारिस यानी लीगल हेयर हूं, आपका लीगल कैरेक्टर है। स्टूडेंट्स, याद रखें, लीगल कैरेक्टर हमेशा पर्सन से रिलेटेड होता है, प्रॉपर्टी से नहीं। जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो राइट टू प्रॉपर्टी बन जाता है। तो अगर एग्जाम में सवाल आए तो आपने बताना है कि लीगल कैरेक्टर का मतलब है हु यू आर इन द आईज ऑफ द लॉ। अब हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डेक्लेरेटरी डिक्री और कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर को डिस्कस करने वाले हैं, जो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। डिस्क्रिशनरी पावर क्या है? सबसे पहले वर्ड डिस्क्रिशनरी का मतलब समझें। लॉ में दो तरह की पावर्स होती हैं। एक होती है मैंडेटरी, जो कोर्ट को करनी ही करनी है, और दूसरी होती है डिस्क्रिशनरी। स्क्रीन पर पहला पॉइंट देखें। द कोर्ट्स पावर टू ग्रांट अ डेक्लेरेटरी डिक्री इज डिस्क्रिशनरी। इसका मतलब यह है कि यह जज साहब की अपनी मर्जी और अक्लो शऊर को डिपेंड करता है। यह कोई आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि आपने अप्लाई किया और कोर्ट को लाजमी डिक्री देनी पड़ेगी। लॉ की लैंग्वेज में एक एक लफ्ज की अहमियत होती है। स्क्रीन पर दूसरा पॉइंट चेक करें। द एक्ट यूजेस द वर्ड्स अप टू वर्ड्स द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन। अगर यहां वर्ड शैल लिखा होता तो कोर्ट बाउंड होती, लेकिन मे लिखने का मकसद ही यह है कि कोर्ट के पास चॉइस है। कोर्ट देखेगी कि क्या इंसाफ का तकाजा पूरा हो रहा है या नहीं। तीसरी बात जो स्क्रीन पर सर्कल की गई है, नॉट मैंडेटरी। फर्ज करें आपने कोर्ट में तमाम कंडीशंस पूरी कर दी है, मतलब आपका लीगल कैरेक्टर या प्रॉपर्टी राइट बनता है और कोई उसे डिनाई कर रहा है। इसके बावजूद कोर्ट मना कर सकती है।
एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक शख्स कोर्ट आता है किसी ऐसी प्रॉपर्टी के लिए डिक्लेरेशन मांगने जो उसने किसी फ्रॉड या इल्लीगल तरीके से हासिल करने की कोशिश की थी। अब भले ही पेपर वर्क पूरा हो, लेकिन कोर्ट कहेगी कि भाई आपके हाथ साफ नहीं है, क्लीन हैंड्स डॉक्ट्रिन, इसीलिए मैं अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करते हुए ये रिलीफ डिनाई करता हूं। अब आखिरी पॉइंट देखें। द कोर्ट विल लुक एट द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। हर केस की अपनी कहानी होती है। कोर्ट देखती है, क्या ये केस सिर्फ वक्त जाया करने के लिए तो नहीं किया गया? क्या इससे किसी दूसरे का जायज हक तो नहीं मारा जा रहा? क्या डिक्लेरेशन देने से कोई रियल मकसद हल होगा या ये सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज है? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको वो स्पेसिफिक कंडीशंस बताऊं जिन पर कोर्ट आमतौर पर डिक्लेरेटरी डिक्री देने से मना या रिफ्यूज कर देती है? तो नीचे कमेंट्स में बताएं। द प्रोवाइजो टू सेक्शन 42। चलें, अब हम अगले और सबसे ज्यादा धमाका खेज पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है द प्रोवाइजो टू सेक्शन 42। इसके ऊपर देखिए, मैंने बड़े बड़े हरफों में लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट। और बिलीव मी, एग्जाम्स और प्रैक्टिस दोनों में यही वो पॉइंट है जहां अक्सर लोग गलती करते हैं। बार ऑन फर्दर रिलीफ। लॉ का एक सुनहरा उसूल है कि कोर्ट मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स या एक ही मसले पर बार बार लिटिगेशन को पसंद नहीं करती। सेक्शन 42 का प्रोवाइजो इसी बारे में है। अप टू द एक्ट, द कोर्ट विल नॉट ग्रांट अ declaration if the plaintiff is able to seek further relief than just a declaration but omits to do so। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आप किसी मसले में सिर्फ जज साहब बता दें ये मेरा है कहने के बजाय कुछ और भी मांग सकते थे जो आपका हक बनता था लेकिन आपने नहीं मांगा, तो कोर्ट आपको वो डिक्लेरेशन भी नहीं देगी। आसान अल्फाज में आखिरी पॉइंट देखें। If you can ask for more, like possession of property, you must ask for it. If you only ask for a declaration, your suit will be rejected। कोर्ट कहती है कि हम हाफ हार्टेड या अधूरा इंसाफ नहीं करते। अगर आपका मसला सिर्फ बताने से हल नहीं हो रहा, बल्कि आपको चीज वापस भी चाहिए, तो दोनों चीजें एक साथ मांगे। अब हम जो इंपॉर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो अक्सर सिविल लिटिगेशन में स्टूडेंट्स और नए लॉयर्स को कंफ्यूज करता है। हम बात कर रहे हैं सेक्शन 34 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के उस प्रोवाइजो कंडीशन की जो कहती है कि अगर आप सिर्फ पैसा या टाइटल मांग रहे हो लेकिन उसके साथ जुड़ी असली चीज नहीं मांग रहे, तो कोर्ट आपको मना कर देगी। इसे समझने के लिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। माना कि एक बंदा है ए। ये एक प्लॉट का असली मालिक है, ओनर। इसके पास सारे पेपर्स हैं, लेकिन सीन ये है कि उस प्लॉट पर कब्जा बी का है। अब एक कोर्ट जाता है और सूट फाइल करता है सिर्फ एक चीज के लिए, सर बस ऐलान करवा दे, डेक्लेरेशन, कि ये जमीन मेरी है। अब यहां आता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का वो पेचीदा रूल। लॉ कहता है कि अगर आप सिर्फ डेक्लेरेशन मांग रहे हैं लेकिन आपके पास फर्दर रिलीफ मांगने का चांस भी था और आपने नहीं मांगा, तो कोर्ट आपका केस डिसमिस कर देगी। फर्दर रिलीफ क्या है? इस केस में पोजेशन यानी कब्जा वापस लेना ही फर्दर रिलीफ है। एक ही गलती। ए ने कोर्ट से कहा मेरा नाम लिखवा दो, लेकिन ये नहीं कहा कि बी को निकालकर कब्जा मुझे दिला दो। कोर्ट का फैसला। कोर्ट कहेगा, भाई साहब जब आपको पता है कि कब्जा किसी और के पास है तो आपने पोजेशन क्यों नहीं मांगी? चूंकि ए ने जानबूझकर या गलती से पोजेशन का क्लेम ओमिट छोड़ दिया, इसीलिए कोर्ट उनका ओनरशिप की डिक्लेरेशन भी नहीं देगी। सिंपल वर्ड्स में, कोर्ट नए झगड़े पैदा नहीं करना चाहती। अगर सिर्फ ओनरशिप मिल गई और कब्जा बी के पास रहा, तो कल को आप फिर नया केस करोगे पोजेशन के लिए। लॉ कहता है कि एक ही बार में सारे मसले हल करो। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई डिक्लेरेशन का सूट ड्राफ्ट करें तो ये देखें कि क्या क्लाइंट के पास कोई और हक भी बनता है। अगर जमीन से निकाला गया है तो पोजेशन मांगो। अगर कोई पैसे रोक कर बैठा है तो रिकवरी मांगो। सिर्फ पेपर वर्क से काम नहीं चलेगा, आपको कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ यानी नतीजा खेज रिलीफ साथ मांगना ही होगा। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 42, ट्रस्टी एंड अनबॉर्न पर्सन। डियर एस्पिरेंट्स, अब हम सेक्शन 42 डिक्लेरेशन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन ट्रस्टी एंड अनबॉर्न पर्सन डिस्कस करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर अगर कोई बंदा दुनिया में आया ही नहीं तो क्या उसके लिए कोर्ट में केस लड़ा जा सकता है? चलें आज इसका जवाब ढूंढते हैं। लॉ के मुताबिक किसी प्रॉपर्टी का ट्रस्टी वो शख्स होता है जो उस प्रॉपर्टी का ख्याल रखता है।
सेक्शन 42 के कॉन्टेक्स्ट में ट्रस्टी को एक ऐसा पर्सन माना जाता है जो इंटरेस्टेड टू डिनाई अ टाइटल है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई तीसरा बंदा आकर कहे कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो ट्रस्टी की लीगल ड्यूटी बनती है कि वो उस क्लेम को डिनाई करे ताकि असली बेनिफिशियरी का हक महफूज रहे। अब ट्विस्ट ये है कि ये रूल तब भी अप्लाई होता है जब वो बेनिफिशियरी जिसकी प्रॉपर्टी है नॉट येट इन एग्जिस्टेंस हो, यानी अभी पैदा ही ना हुआ हो। इमेजिन करें एक ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी होने वाले पोते ग्रैंड चाइल्ड के नाम होनी है। वो बच्चा अभी दुनिया में नहीं आया, लेकिन उसका टाइटल या हक अभी से एग्जिस्ट करता है। ये प्रोविजन हमें अलाउ करता है कि हम एक सूट फाइल कर सकें ताकि उस अनबॉर्न पर्सन के फ्यूचर राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। एग्जाम्पल, अगर कोई ट्रस्टी प्रॉपर्टी को किसी गलत बंदे के नाम करने की कोशिश करे, तो लीगल एक्शन लिया जा सकता है ताकि जब वो बच्चा पैदा हो तो उसे उसका हक मिल सके। लॉ यहाँ फ्यूचर की प्रोटेक्शन पहले से ही कर रहा है। टू स्टूडेंट्स, सिंपल वर्ड्स में बात यह है कि सेक्शन 42 सिर्फ मौजूदा लोगों के लिए नहीं है। ट्रस्टी की जिम्मेदारी है कि वो हर उस शख्स का टाइटल प्रोटेक्ट करे जिसका वो रखवाला है, भले ही वो बेनिफिशियरी अभी सिर्फ एक उम्मीद हो। अब हम ट्रस्ट लॉ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट समझेंगे। स्क्रीन पर दी गई इस एग्जाम्पल को देखें। यह हमें बताती है कि अगर कोई पर्सन अभी पैदा भी नहीं हुआ तो उसके राइट्स को लॉ कैसे प्रोटेक्ट करता है। चलें इस सिनारियो को ब्रेक डाउन करते हैं। द कैरेक्टर्स, हमारे कहानी के किरदार। इस मिसाल में 3 लोग हैं। ए, द ओनर, ये वो शख्स है जिसकी अपनी प्रॉपर्टी है। इसने फैसला किया कि वो अपनी प्रॉपर्टी अपने पोते ग्रैंडसन को देना चाहता है। बी, द ट्रस्टी, क्योंकि पोता अभी पैदा नहीं हुआ तो ए डायरेक्ट उसको प्रॉपर्टी नहीं दे सकता, इसलिए वो बी को बीच में लाता है। बी वो बंदा है जो प्रॉपर्टी की हिफाजत करेगा जब तक सही वक्त नहीं आता। सी, द अनबॉर्न ग्रैंडसन, ये हमारा असली बेनिफिशरी है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि सी इज करंटली अनबॉर्न, वो अभी दुनिया में नहीं आया। अब देखें होता क्या है। ए ने प्रॉपर्टी बी के हाथ में दे दी और कहा, बी साहब ये मेरी जमीन रखें, इसका ख्याल रखें, लेकिन ये आपकी नहीं है, ये मेरे होने वाले पोते सी की है। जैसे ही वो पैदा हो ये उसको ट्रांसफर कर देना। टेक्निकली बी यहां सिर्फ एक मैनेजर या केयरटेकर है। इस अरेंजमेंट को हम ट्रस्ट कहते हैं। अब आती है असली लीगल बात जो नीचे हाईलाइट की गई है। लॉ कहता है कि बी, द ट्रस्टी, इज लीगली कंसिडर्ड इंटरेस्टेड टू डिनाई सीज फ्यूचर टाइटल। इसका मतलब क्या है? सिंपल अल्फाज में, चूंकि प्रॉपर्टी अभी बी के नाम पर है और सी, पोता, अभी पैदा नहीं हुआ, तो हमेशा एक खतरा, रिस्क रहता है। बी शायद कल को नीयत बदल ले और कहे, भाई सी तो अभी है ही नहीं, तो ये प्रॉपर्टी मेरी हुई। लॉ पहले से ही अज्यूम कर लेता है कि बी का इंटरेस्ट सी के हक के खिलाफ जा सकता है। वो सी के हक को इनकार कर सकता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, इसका सल्यूशन भी है। लॉ सी के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, भले ही वो अभी दुनिया में नहीं आया। सी की तरफ से उनके किसी गार्डियन या नेक्स्ट फ्रेंड के जरिए एक सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल किया जा सकता है। कोर्ट में जाकर ये कहा जा सकता है कि जज साहब, भले ही सी अभी पैदा नहीं हुआ, लेकिन इस प्रॉपर्टी का फ्यूचर राइट सिर्फ सी का है। आप एक लीगल डिक्लेरेशन दे दें ताकि कल को बी कोई गड़बड़ ना कर सके। आई होप ये कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर है। क्या आप चाहते हैं कि मैं डेक्लेरेटरी डिक्री के मजीद रिक्वायरमेंट्स पर रोशनी डालूं, या हम किसी और एग्जाम्पल की तरफ चलें तो नीचे कमेंट्स में बताएं। अब हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की मजीद 2 इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस को समझेंगे। ये दोनों मिसालें हमें बताती हैं कि कब आप कोर्ट जाकर अपने हक की डिक्लेरेशन मांग सकते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स एग्जाम और प्रैक्टिस दोनों में बहुत काम आते हैं। पहली मिसाल को देखें। इलस्ट्रेशन ए, राइट ऑफ वे, गुजरने का रास्ता। फर्ज करें एक बंदा है ए जो अपनी जमीन का मालिक है और वहां सुकून से रह रहा है। पास के गांव वाले, इनहैबिटेंट्स ऑफ अ नियर बाय विलेज, अचानक क्लेम करते हैं कि भाई इस जमीन के बीच में से हमारा गुजरने का रास्ता, राइट ऑफ वे है। अगर वो लोग वहां से बार बार गुजरेंगे तो ए की मलकियत और प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। ए के पास ये पूरा हक है कि वो कोर्ट में सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करे। वो जज साहब से कहेगा कि सर, ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और इन लोगों का यहां से गुजरने का कोई लीगल राइट नहीं है। कोर्ट डिक्लेयर कर देगी कि गांव वालों का ऐसा कोई हक नहीं है, ताकि ए की जमीन क्लियर हो जाए। अब दूसरी मिसाल को देखें। इलस्ट्रेशन बी, लाइफ इंटरेस्ट एंड रिवर्जना। ये थोड़ी टेक्निकल है, इसे गौर से समझना। यहां 3 लोग हैं। ए, ओनर,
बी लाइफ इंटरेस्ट होल्डर और सी रिवर्जनर। ए अपनी प्रॉपर्टी बी को देता है लेकिन सिर्फ उसकी जिंदगी तक, फॉर लाइफ। इसका मतलब यह है कि बी तब तक वहां रह सकता है जब तक वो जिंदा है, लेकिन वो मालिक नहीं है, ओनर नहीं है। ए ये भी कहता है कि जब बी की डेथ हो जाएगी तो प्रॉपर्टी सी को मिल जाएगी। इसलिए सी को हम रिवर्जनर कहते हैं, वो बंदा जिसकी तरफ प्रॉपर्टी रिवर्ट या वापस आएगी। अब बी थोड़ा होशियार बनता है और वो प्रॉपर्टी किसी तीसरे बंदे को बेचने की कोशिश करता है। लॉ के मुताबिक ये इनवैलिड है, क्योंकि जो चीज आपकी है ही नहीं वो आप बेच कैसे सकते हैं। अब सी, जिसने फ्यूचर में मालिक बनना है, चुप नहीं बैठेगा। वो ए और बी दोनों के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है। सी कोर्ट से ये डिक्लेरेशन मांगेगा कि जज साहब, बी की डेथ के बाद इस प्रॉपर्टी का असली हकदार मैं हूं, लिहाजा बी का इसे बेचना गलत है। समरी ऑफ डिस्कशन। नंबर 1, पोजेशन वर्सेस राइट्स। सिर्फ पोजेशन होना काफी नहीं। अगर कोई आपके टाइटल को चैलेंज करे, जैसे गांव वाले, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। नंबर 2, फ्यूचर इंटरेस्ट। अगर आपका हक फ्यूचर में मिलना है, रिवर्जनर, तब भी आप आज ही अपने उस हक को प्रोटेक्ट करने के लिए डिक्लेरेशन ले सकते हैं। इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। अक्सर लोग समझते हैं कि कोर्ट सिर्फ तभी जा सकते हैं जब आपका कोई हक छीना गया हो, लेकिन आज हम देखेंगे कि अगर आपको कोई सिर्फ धमकी दे या आपके टाइटल पर सवाल उठाए, तब भी आप क्या कर सकते हैं। चलें, स्क्रीन पर दी गई सिनारियो को देखते हैं। इमेजिन करें, ए एक शख्स है जिसके पास कोई प्रॉपर्टी है, लेट्स से एक घर या एक जमीन का टुकड़ा। वो वहां आराम से रह रहा है, उसके पास उसका पोजेशन, कब्जा है। अब एंट्री होती है बी की। बी आता है और कहता है, ओ भाई, ये घर तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है, मैं इसका असली मालिक हूं, चलो शाबाश, ये मुझे दे दो। अब यहां ए थोड़ा परेशान हो जाता है। बी ने अभी तक घर छीना नहीं है, लेकिन उसने ए के मालिकाना हक टाइटल पर एक बादल, क्लाउड डाल दिया है। ए को लगता है कि अगर आज मैंने कुछ नहीं किया तो कल को ये मसला बढ़ सकता है। यहां कोर्ट आपकी हेल्प कैसे करेगा? अब लॉ ए को ये मौका देता है कि वो डिफेंसिव खेलने की बजाय ऑफेंसिव खेले। ए कोर्ट जाकर एक डेक्लेरेटरी सूट फाइल कर सकता है, सूट अगेंस्ट बी। ए कोर्ट से कहेगा कि जनाब, ये बंदा फजूल में दावे कर रहा है, नेगेटिव डेक्लेरेशन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ए कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करेगा कि जज साहब, आप एक डेक्लेरेशन दे दें कि बी इस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है। इसका फायदा ये होगा कि जब कोर्ट ऑफिशियली कह देगा कि बी का कोई लेना देना नहीं है, तो ए का पोजेशन और उसका टाइटल हमेशा के लिए सिक्योर हो जाएगा। डियर एस्पिरेंट्स, आपने वो पुरानी कहावत सुनी होगी, पोजेशन इज 9/10 ऑफ द लॉ। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कब्जा है तो लॉ अज्यूम करता है कि आप ही उसके मालिक हैं, जब तक कोई दूसरा ठोस सबूत, स्ट्रॉन्ग एविडेंस न ले आए। सिंपल वर्ड्स में, अगर आपके पास कब्जा है तो आपके पास एक शील्ड, ढाल है। आप कोर्ट जाकर उस ढाल को मजीद मजबूत कर सकते हैं ताकि कोई दूसरा आपको तंग न करे। तो स्टूडेंट्स, लेसन ये है कि अगर कोई आपकी ओनरशिप को चैलेंज करे तो चुप न बैठें। लॉ आपको पावर देता है कि आप कोर्ट से अपने हक की तौसीक, कंफर्मेशन करवा लें। सेक्शन 43, इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन। चले एस्पिरेंट्स, अब हम एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक पर आते हैं। हमने ये तो पढ़ लिया कि डिक्लेरेशन क्या होती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब कोर्ट अपना फैसला सुना देता है तो वो किस किस पर लागू होता है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 43, इफेक्ट ऑफ डिक्री। बहुत से स्टूडेंट्स यहां गलती करते हैं और समझते हैं कि कोर्ट का फैसला पूरी दुनिया पर अप्लाई होगा, लेकिन सेक्शन 43 कहता है कि ये डिक्लेरेशन सिर्फ और सिर्फ कुछ खास लोगों पर बाइंडिंग है। द पार्टीज टू द सूट। सबसे पहले तो उन लोगों पर जो केस लड़ रहे थे, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। अगर ए और बी के दरमियान केस था तो फैसला उन्हीं दोनों पर अप्लाई होगा। पर्सन्स क्लेमिंग थ्रू देम, इसका मतलब है उनके लीगल हेयर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स। मिसाल के तौर पर अगर केस के दौरान किसी की डेथ हो जाए तो उनके बच्चों या वारिसों पर भी ये फैसला बाइंडिंग होगा। ट्रस्टीज एंड बेनिफिशरीज, अगर कोई पार्टी किसी ट्रस्ट की ट्रस्टी है तो वो फैसला उस ट्रस्ट के बेनिफिशरीज पर भी लागू होगा, चाहे वो उस वक्त पैदा ही ना हुए हों। अब समझते हैं, जजमेंट इन पर्सोनम वर्सेस जजमेंट इन रेम। लॉ की जबान में इसका एक बहुत प्यारा नाम है जो आपको एग्जाम्स में जरूर लिखना चाहिए, जजमेंट इन पर्सोनम। ये डिक्लेरेशन एक जजमेंट इन पर्सोनम है, यानी ये सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन्स, कुछ खास लोगों पर बाइंडिंग है। जजमेंट इन रेम, इसका मतलब यह है कि ये पूरी दुनिया, होल वर्ल्ड पर बाइंडिंग है। एग्जाम्पल,
अगर कोर्ट ये डिक्लेयर कर दे कि ये घर ए का है अगेंस्ट बी, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई तीसरा बंदा सी कल को अपना क्लेम लेकर नहीं आ सकता। ये फैसला सिर्फ ए और बी के झगड़े को खत्म करता है, पूरी दुनिया के लिए नहीं। तो याद रखें, सेक्शन 43 ने इसका सर्कल लिमिटेड रखा है। ये सिर्फ केस की पार्टीज, उनके आने वालों और ट्रस्ट के मामला तक महदूद है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको एक ऐसी मिसाल दूं जहां कोई कोर्ट का फैसला जजमेंट इन रेम पूरी दुनिया पर बाइंडिंग होता है, ताकि आपको इन दोनों का डिफरेंस हमेशा के लिए क्लियर हो जाए? तो कमेंट्स में बताएं। डियर एस्पिरेंट्स, स्क्रीन पर देखें। अब हम सेक्शन 43 की एक बहुत ही प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन समझने लगे हैं। ये कॉन्सेप्ट अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, पर इस एग्जाम्पल के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलें, सिनारियो देखते हैं। सबसे पहले एक केस होता है जिसे हम सूट 1 कहते हैं। यहां ए, जो कि हस्बैंड है, अपनी वाइफ बी के खिलाफ कोर्ट जाता है। क्यों? ताकि कोर्ट ऑफिशियली डिक्लेयर कर दे कि उनकी मैरिज वैलिड है। कोर्ट सबूत देखता है और ए के हक में फैसला दे देता है कि हां, ए और बी मियां बीवी हैं। अब कुछ वक्त गुजरता है और सीन में एंट्री होती है सी की। सी एक नया केस फाइल करता है, सूट 2, ए के खिलाफ। सी का दावा क्या है? वो कहता है बी असल में मेरी बीवी है, ए की नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या सूट 1 का फैसला, जहां कोर्ट ने कहा था ए और बी मैरिड हैं, सूट 2 में सी पर अप्लाई होगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। वाई इट्स नॉट बाइंडिंग? इसका आसान सा लॉजिक समझाता हूं। प्रिविटी ऑफ पार्टीज। सी उस पहले केस का हिस्सा नहीं था। लॉ का सिंपल रूल है कि अगर आप किसी केस में पार्टी नहीं थे, तो उस केस का फैसला आपके राइट्स को खत्म नहीं कर सकता। राइट टू बी हर्ड। सी को मौका ही नहीं मिला कि वो सूट 1 में अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करे, इसलिए ए ये नहीं कह सकता कि देखो भाई, कोर्ट पहले ही कह चुका है बी मेरी बीवी है, अब तुम चुप हो जाओ। रेस इंटर एलियस एक्टा, ये एक लीगल टर्म है जिसका मतलब है अ थिंग डन बिटवीन अदर्स डज नॉट हार्म और बेनिफिट अदर्स। दो लोगों के बीच का फैसला तीसरे पर थोपा नहीं जा सकता। स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना, सेक्शन 43 के मुताबिक जजमेंट्स तब तक रेलेवेंट नहीं होते जब तक वो सेक्शन 40, 41 या 42 में फॉल ना करें। चूंकि ये मैरिज का डिक्लेरेशन एक जजमेंट इन पर्सनम था, सिर्फ उन दो लोगों के लिए था, इसलिए सी जैसे स्ट्रेंजर पर इसका कोई असर नहीं होगा। सी को पूरा हक है कि वो नए सिरे से साबित करे कि बी उसकी वाइफ है। आई होप ये क्लियर है। अगर आप चाहें तो मैं आपको जजमेंट इन रेम और जजमेंट इन पर्सनम का फर्क मजीद डिटेल में समझा सकता हूं। डियर एस्पिरेंट्स, अब हम चैप्टर 6 की एक क्विक रिवीजन करते हैं। ये समरी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है, तो तवज्जो से सुनिए। सेक्शन 42 डिक्लेरेशन। सबसे पहले सेक्शन 42 हमें डिक्लेरेटरी सूट्स के बारे में बताता है। अगर कोई शख्स आपके लीगल कैरेक्टर, जैसे आपका स्टेटस या रिश्ता, या आपके राइट टू प्रॉपर्टी से इनकार करे, तो आप कोर्ट जाकर उसे डिक्लेयर करवा सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई कहे कि आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हैं, तो आप कोर्ट से डिक्लेरेशन ले सकते हैं कि नहीं, ये हक मेरा है। एक बहुत अहम बात याद रखें, ये रिलीफ डिस्क्रिशनरी है। इसका मतलब है कि ये कोर्ट की मर्जी पर है, ये आपका मैंडेटरी राइट नहीं है। अगर कोर्ट को लगे कि डिक्लेरेशन देना जरूरी नहीं है, तो वो मना भी कर सकता है। सेक्शन 42 का प्रोवाइजो एक बहुत बड़ा रुकावट या बार है। लॉ कहता है कि अगर आप सिर्फ डिक्लेरेशन मांग रहे हैं, लेकिन आप कोई फर्दर रिलीफ भी मांग सकते थे, जैसे प्रॉपर्टी का पोजेशन लेना, और आपने वो नहीं मांगा, तो कोर्ट आपकी सूट खारिज कर देगा। हमेशा तमाम मुमकिन रिलीफ्स एक साथ मांगे। सेक्शन 43 इफेक्ट ऑफ डिक्री। अब सवाल यह है कि इस फैसले का असर क्या होगा। सेक्शन 43 कहता है कि ये डिक्री इन पर्सनम होती है। इसका असर सिर्फ उन पार्टीज पर होगा जो केस में मौजूद थीं या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स पर। पूरी दुनिया यानी वर्ल्ड एट लार्ज पर यह बाइंडिंग नहीं होती। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप लॉ को कंसेप्चुअली समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।